तो आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं गुड इवनिंग जी, की हाल चाल भाई। चलो जी, सभी का हाल चाल फिर बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली एक बार फिर अपनी पूरी की पूरी प्रोफेशनल की फैमिली के सामने सर यहाँ पे एक बार आ चुका हूँ। आप सभी का स्वागत है दोबारा से एक बार फिर इस क्या कहते हैं इसको महफिल के अंदर, इस शाम की महफिल के अंदर जो हमारी डेली शाम को सस्ती है। आपका पूरी की पूरी फैमिली का तहे दिल से स्वागत है। अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर ना मैंने अपनी पूरी की पूरी प्रोफेशनल की फैमिली से पूछा था कि बताओ आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि आगे सारे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, या हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो 100% बच्चों का सेम व्यू था कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस करवा दो, थ्योरेटिकल तो हम अपने आप कर देंगे। तो फाइनली ये लगा लो आज से हम एक नई जर्नी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। इट मींस आज और आज के बाद के मेरे जितने भी सेशन मेरी डेली शाम को आएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, और वो भी सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही बढ़िया होंगे, जो आपके एग्जाम में 100% बन सकते हैं। बस ये बात ध्यान देना। अब चाहे वो सीए के एग्जाम के अंदर आ चुके हो, चाहे वो सीएस के एग्जाम के अंदर आ चुके हो, चाहे वो सीएमए के एग्जाम के अंदर आ चुके हो, और अगर तीनों के एग्जाम में नहीं आए बट वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, एग्जाम में बन सकता है, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी ना, आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये लगा लो स्टूडेंट दरबार आज हमारा सेशन नंबर 33 है। तो प्लीज आप अपने दोस्तों को भी बता देना कि सेशन नंबर 33 के बाद के अब जितने भी सेशंस होंगे ना, 33 और उसके बाद के जो भी सेशंस होंगे वो सारे के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस होंगे। बस ये बात ध्यान देना। तो आज हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का पार्ट नंबर 1 है। अभी तक हम आईसीएस का क्वेश्चन बैंक कर रहे थे, उसमें प्रैक्टिकल थे, थ्योरेटिकल थे, हमने सारे क्वेश्चन किए। उससे पहले हमने इंटरनेशनल टैक्सेशन की रिवीजन की थी, ठीक है जी। और उससे पहले मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के कंबाइन सेशन चलते थे। बट आज और आज के बाद के मेरे जो भी सेशंस होंगे ना, वो सारे के सारे सीएस प्रोफेशनल के टैक्सेशन के एग्जाम में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं उस लेवल पर हम सारे सेशन लेके जाएंगे, ठीक है जी। अब तो खुश हो? बच्चा कह रहा है सर कसम से अपना पढ़ने का मजा आएगा। पढ़ने का मजा तो नलायको आएगा ही आएगा। अब आपने बस एक काम करना है, पूरे सेशन में आपके हाथ में एक नोटबुक होनी चाहिए और एक कैलकुलेटर आपके हाथ में हो और पानी की बोतल आपके पास हो, और पूरे सेशन में कोई बच्चा अगर उठ के गया ना, देखो फिर माता रानी पाप लगाएगी। मैं सिर्फ बता रहा हूं, पूरे सेशन में अगर कोई बच्चा उठ के गया और अगर क्वेश्चन आपने सोल्व नहीं किए तो फिर ये मत कहना कि सर हार्डवर्क हमने किया नहीं था। तो आज के बाद के अब जितने सेशंस होंगे वो सारे मेरे प्रैक्टिकल होंगे, बट वो सक्सेसफुल सिर्फ तभी हो पाएंगे अगर हर बच्चा कैलकुलेटर पे मेरे साथ क्वेश्चन करेगा और यहाँ पे फटाफट से आंसर लिखता जाएगा। जो भी आपको डाउट्स होंगे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना, बट आपने आंसर अभी यहाँ पे डालते रहना है। साथ के साथ जो भी क्वेश्चंस करेंगे तुरंत आपने आंसर यहाँ पे लिखने हैं, और जहां जहां गलतियां होंगी उसको हाईलाइट करना कि ये गलती मुझसे क्यों हुई है। सेशन खत्म होने के बाद एक बार दोबारा से रिवाइज करना। अगर वो पॉइंट फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप मुझसे पूछोगे सर इस पॉइंट में मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है जी। तो सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? पक्का पक्का? यस सर। चलो जी, बच्चा कह रहा है ओह माय गॉड सर अब मजा आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का। सर आज आप हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से कराओगे? आज मैं आपको कराऊंगा जो आपके सीए के एग्जाम में एक मई 18 के अंदर पेपर आया था। उस पेपर में आपके जीएसटी के, क्योंकि उनका पहला अटेम्प्ट था मई 18, आपके तो दिसंबर 17 से जीएसटी आ गया था ना, क्योंकि हमारा सीएस का इंस्टीट्यूट सबसे पहले था, मतलब उसने सबसे पहले दिसंबर 17 में जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया था। बट सीए वालों के एग्जाम में मई 18 से आया था। तो उस एग्जाम में जितने भी जीएसटी के क्वेश्चंस बने हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। आओ जी मैं आपको पेपर दिखाता हूं। अब ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका हम आंसर खुद निकालेंगे, फिर चेक करेंगे उन्होंने आंसर क्या दिया है, अपने आंसर को उनसे मैच करेंगे। बट हम आंसर करेंगे एज पर रिवाइज लो। तो मई 18 में जो पुराना लो था उसको हम रिवाइज करके आंसर देखेंगे, और जो भी रिवाइज करके हमारा आंसर निकल के आएगा ना, उस आंसर को फिर हम मैच करेंगे हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, ठीक है जी। और स्टार्ट करते हैं फिर। इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। अब एक बार चेक करना, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन हमारे आईटीसी के चैप्टर का है। अब ये आईटीसी के चैप्टर का है, सेक्शन नंबर 49 कैपिटल ए, 49 कैपिटल बी और एक रूल नंबर 88 कैपिटल ए। ये आपने क्लास में किया होगा। इन तीनों का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा, और ये उनके एग्जाम में क्वेश्चन 6 नंबर का बना था, तो ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर का बन जाएगा। और एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन में था क्या।
वो ये बात कहना चाह रहे हैं, मिस्टर अजय ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, वो रेगुलर स्कीम के अंदर जीएसटी पे कर रहा है, एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ 17, अब यहां पे आप कर दोगे 19। इंटर स्टेट सप्लाई है 10 लाख रुपए की, इंट्रा स्टेट सप्लाई है 2 लाख रुपए की, और इंट्रा स्टेट परचेज है टैक्सेबल वो 5 लाख रुपए की है। फिर वो कहना चाह रहा है ही हैज फॉलोइंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से उसने गवर्नमेंट से पैसा कितना लेना है, आईटीसी दिया हुआ है, सीजीएसटी के 20,000 रुपए लेने हैं, एसजीएसटी के 30,000 रुपए लेने हैं, और आईजीएसटी के 25,000 रुपए लेने हैं। अब जितना पैसा मुझे पहले से लेना है वो भी मुझे दिया हुआ है, जितना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है वो मुझे निकालना पड़ेगा, और जितना पैसा मुझे गवर्नमेंट से और लेना है वो भी मुझे यहां पे निकालना पड़ेगा। सर एक बात मुझे सोच के बताना, यहां पे ना आगे देखो इन्होंने रेट दिया हुआ है, सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है, आईजीएसटी 18% है। उसने मुझसे मांगा क्या है, वो ये बात कहना चाह रहा है बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ना एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, मतलब इसमें इंक्लूसिव नहीं मानना, एक्सक्लूसिव है, मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा। ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल बाय मिस्टर अजय फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 19, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि नेट जीएसटी कितना पे करेगा वो निकाल दो। मेरी पूरी की पूरी फैमिली सामने बैठी है, आपसे बड़ा पूरे विश्व के अंदर इस टाइम जीएसटी का कोई महाज्ञानी नहीं है, सब ध्यान रखना। इट मींस आपने जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है, आपने रिवीजन भी की है। याद करो, आपको मैंने पहले भी कहा था कि नेट जीएसटी कैसे निकलता है, जितना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना होगा और जितना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना होगा, अगर मैं देने में से लेना माइनस कर दूंगा तो जो बैलेंस मेरा निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं नेट जीएसटी। अब जो भी मुझे नेट जीएसटी निकालना है उसके लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और फिर आईटीसी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्ड सप्लाई का इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर उस क्रेडिट को यूज करके जो बैलेंस टैक्स बचेगा वो मुझे यहां पे निकालना पड़ेगा। आओ जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेटर उठा लो फटाफट से। अब अगर इंटर स्टेट सप्लाई की बात करूंगा, यहां पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, तो 10 लाख रुपए का 18% कितना निकल के आ गया है, 1,80,000 रुपए क्या निकल के आ गया, आईजीएसटी आ गया। उसके बाद इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सीजीएसटी एसजीएसटी 2 लाख रुपए, देखो मैंने लिखा है 9% ईच, मतलब 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, तो 18,000 पे सीजीएसटी आ गया, 18,000 पे एसजीएसटी आ गया। फिर इंट्रा स्टेट परचेज है, इंट्रा स्टेट परचेज है 5 लाख रुपए का है, 9% ईच, अब 9% मतलब 45,000 पे सीजीएसटी और 45,000 पे एसजीएसटी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा ना, इन दोनों की बात करूंगा, ये दोनों मेरे क्या हैं सर, ये दोनों मेरे आउटपुट टैक्स हैं, और ये निचले वाला मेरा क्या है, ये मेरी परचेज है, इस पर जो भी मैंने जीएसटी दिया होगा उसका मुझे क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर कि यहां पे पहले आपने कुछ पैसा गवर्नमेंट से लेना भी तो है, यस लेना है, अब जितना पैसा मुझे पहले का लेना है और जितना पैसा मुझे अभी और लेना है तो उसमें वो मैं ऐड कर दूंगा, तो फिर बैलेंस मेरा टोटल क्रेडिट निकल के आ जाएगा जितना मुझे टोटल गवर्नमेंट से लेना है। एक बार चेक करो, 20,000 पे सीजीएसटी मुझे पहले का लेना है, तो 45,000 मुझे और लेना है, क्योंकि मेरी इंट्रा स्टेट परचेज है ना, तो अगर इंट्रा स्टेट परचेज है तो मैंने सीजीएसटी दिया होगा और एसजीएसटी दिया होगा, तो 45,000 पे इसमें ऐड कर दिया, 45,000 पे इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल आ गया 65, 75, और आईजीएसटी 25 का 25 है, क्योंकि आईजीएसटी का और कोई क्रेडिट मुझे नहीं लेना, रीजन बीइंग मैंने कोई भी परचेज इंटर स्टेट नहीं की। तो मेरा आईटीसी कितना कितना निकल के आ गया जी, सीजीएसटी 65,000 पे, एसजीएसटी 75, आईजीएसटी मैंने 25, ये पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। अब देना कितना है, अब यहां पे चेक करो जी, 1,80,000 पे तो मुझे आईजीएसटी देना है, तो मैंने 1,80,000 पे यहां पे लिख दिया, और 18,000 पे सीजीएसटी एसजीएसटी, तो 18,000 ये लिख दिया, 18,000 ये लिख दिया। अब सर एक बात सोच के बताना, आपके सामने यहां पर आईटीसी भी है और आपके सामने यहां पे जीएसटी की लाइबिलिटी भी है, मेरी पूरी फैमिली जानती है। अब अगर मैं आईटीसी को यूज करूंगा जीएसटी की लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए, तो सबसे पहले मुझे क्रेडिट उठाना कौन सा होता है, सबसे पहले उठाएंगे आईजीएसटी, ऑर्डर नंबर 1 हमारा आईजीएसटी का होता है। अब अगर मैं ऑर्डर नंबर 1 की बात करूंगा ना, तो ऑर्डर नंबर 1 हमारा आईजीएसटी है, इसको उठाते हैं पहले। अब चेक करो, 25,000 लेने हैं, 1,80,000 पे देने हैं, तो इस 25 को पहले मैं यहां पे यूज करूंगा, तो मेरा 25 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, लॉजिक क्रेडिट ये वाला मेरा खत्म हो गया, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद फिर यहां पे मुझे 65,000, अब बच्चा कह रहा है सर यहां पे आप एसजीएसटी पे क्यों नहीं आ रहे, नहीं, सेकंड ऑर्डर मेरा किसका है, सीजीएसटी का है, और अगर सेकंड ऑर्डर मेरा सीजीएसटी का है तो मैंने 65 उठाए। अब गलती से भी ना ये गलती मत कर देना कि 65,000 को पहले खत्म करोगे आईजीएसटी में, 65,000 को गलती से भी पहले आईजीएसटी में मत कर देना। सर बच्चा कहता है सर आपने ही तो कहा था ऑर्डर आईजीएसटी का है, सर ऑर्डर क्रेडिट पहले कौन सा लेंगे उसका ऑर्डर है, पेमेंट पहले कौन सी करेंगे उसका ऑर्डर नहीं है।
अब मुझे नहीं पता मेरी बात बच्चों को समझ में आ रही है नहीं आ रही। मैंने क्या बोला कि भैया क्रेडिट पहले लेना कौन सा है उसका ऑर्डर गवर्नमेंट ने बताया है, सबसे पहले पेमेंट आईजीएसटी करनी है, ये गवर्नमेंट ने कहीं पर भी नहीं कहा। इट मींस गवर्नमेंट ने कहा मैनर वही रहेगा जो तुमने पहले पढ़ा है, हम तुम्हें क्रेडिट का ऑर्डर कौन सा लेना है वो तुम्हें बताने जा रहे हैं। तो भैया क्रेडिट तुम्हें पहले लेना है आईजीएसटी, खत्म कैसे करोगे? फर्स्ट आईजीएसटी देन सीजीएसटी एसजीएसटी एट द ऑप्शन। तो पहले मैंने लिया आईजीएसटी, सबसे पहले खत्म किया आईजीएसटी, वो मेरा खत्म हो गया। फिर देन सेकंड मैंने लिया सीजीएसटी, और जब मैंने सीजीएसटी लिया ना, इसको यूज कैसे करना है? फर्स्ट करना है सीजीएसटी, अगर कुछ बचेगा देन आईजीएसटी में करूंगा, बस ये बात ध्यान देना। बच्चा कह रहा है अच्छा, कहता सर अगर हम 65 को पहले 180 से भी खत्म कर दें तो इस क्वेश्चन में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? सर फर्क इतना पड़ जाएगा, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि आपको 6 में से ना सिर्फ 0 नंबर मिलेंगे। फर्क सिर्फ कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 6 में से 0 नंबर मिलेंगे। बच्चा कह रहा है क्या कमाल की बात कर रहे हो सर आप, 6 में से 0? यस। एक बात मैं सोच के बताऊं नालायकों, आप मुझे एक बताओ, अगर आपने 65,000 रुपए को पहले आपने 180 में खत्म कर दिया, आपने तो उसका मैनर ही चेंज कर दिया। सर मैं कह रहा हूं आंसर में फर्क पड़े या ना पड़े, प्लीज ध्यान सुनना, आंसर में फर्क पड़े या ना पड़े, अगर आपने प्रेजेंटेशन ही गलत कर दी है, अगर आपने मैनर ही चेंज कर दिया, सर आपने लो ही चेंज कर दिया। तो बच्चे कहीं नालायक बच्चे ना पता क्या सोचते हैं, अरे आंसर तो सेम ही आएगा, एग्जामिनर को क्या पता लगेगा? सर एग्जामिनर आप जैसे बच्चे हर 6 महीने के अंदर देखता है, तो प्लीज कभी ये मत सुनो उसको क्या पता लगेगा, छोटी सी गलती है। वो जैसे पेपर हाथ में का पहचान लेगा, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना। यहां पे सबसे पहले मैं खत्म करूंगा सीजीएसटी। अब 18,000 पूरा खत्म हो गया। अब 65 में से अगर 18,000 मेरे खत्म हो गए तो बैलेंस बचे 47। तो अब 47 जो है ना वो खत्म करूंगा आईजीएसटी में से, ये बात ध्यान देना। तो पहला जाएगा सीजीएसटी में, सेकंड मेरा जाएगा आईजीएसटी में। बच्चा कह रहा है सर अब फटाफट से एसजीएसटी पर भी आ जाओ, आ जाओ। एसजीएसटी उठाऊंगा, सबसे पहले कहां पर खत्म करूंगा? एसजीएसटी। सबसे पहले एसजीएसटी 18,000 वो खत्म हो गया। अब अगर 75 में से 18 माइनस करूंगा तो 57,000 मेरे बचेंगे, वो किस में से खत्म कर दूंगा? आईजीएसटी। तो एक बार चेक करना, 180 में से 25 तो आपने वो खत्म किए आईजीएसटी के, फिर 47 आपने सीजीएसटी के खत्म किए, और 57,000 आपने खत्म किया एसजीएसटी के। तो 51,000 मेरा बचा है आईजीएसटी, जो मुझे गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ेगी ई कैश लेजर से, बस ये पर ध्यान देना, क्योंकि क्रेडिट लेजर मेरा सारा खत्म हो चुका है, और जो मेरा बैलेंस कैश लेजर का होगा ना उसमें से मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। तो एक बार फटाफट से आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ किन किन बच्चों का, झूठ मत बोलना पाप लगेगा, किताबें आपके हाथ में हैं, किताबें आपके हाथ में, झूठ मत बोलना सर, अपना बड़ा भाई मान के, अपना फैमिली मेंबर मान के, और सब जितने बच्चे बैठे हैं सब फैमिली मेंबर मान के, कोई किसी से झूठ नहीं बोलेगा। प्लीज बताओ किन किन बच्चों का सही था। चलो ये बहुत सारे बच्चों का मेरे ख्याल से सही आंसर है, बट जिन जिन बच्चों का सही नहीं था प्लीज एक बार चेक कर लेना गलती हुई कहां पर है, क्योंकि आप ये मत सोना कि सर गलती छोटी सी हो गई, मैं बार बार कह रहा हूं छोटी सी गलती आपके 5 नंबर गवा देगी। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना। अब बच्चा कह रहा है सर इसका इन्होंने आंसर क्या दिया था, इनका आंसर भी सेम ही है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये उसका आंसर दिया हुआ है, ये उसका आंसर है, देखो ये प्रेजेंटेशन उन्होंने दी है वही, देखो री पहले इन्होंने आउटवर्ड सप्लाई निकाली है, अब आउटवर्ड सप्लाई में वो सीजीएसटी एसजीएसटी और ये आईजीएसटी निकाल दिया, फिर इन्होंने आईटीसी निकाला, आईटीसी अलग अलग निकाल दिया, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, आईजीएसटी का। ये प्रेजेंटेशन है, ये सेम प्रेजेंटेशन आपने एग्जाम में देके आनी है, ये हमने क्लासेस के अंदर भी की थी कि टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन देके आनी है। तो पहले आपने आउटपुट टैक्स निकाल दिया, फिर आपने इनपुट टैक्स निकाल दिया, उसके बाद एक और यूटिलाइजेशन किया आपने। अब यूटिलाइजेशन अगर आपने किया तो नेट सीजीएसटी नील, एसजीएसटी नील और आईजीएसटी के 51,000 आपके यहां पे बचे हैं, ठीक है जी। तो ये आपका यहां पर बचा है, ठीक है। तो ये आंसर आपका निकल के आ रहा है। बच्चा कह रहा है सर क्या हमें प्रोविजन लिख के आनी है? यस, प्रोविजन आपको लिख के आने, अगर ये नंबर 6 नंबर का, अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर का या 8 नंबर का बनता है, प्रोविजन लिख के आओगे, और प्रोविजन में क्या लिख के आओगे? जो आपने क्लास के अंदर ऑर्डर और मैनर पढ़े ना वो लिख के आओगे, उसके बेस पे आपको आंसर करके आना है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया जी। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, चल सकते हैं आगे। बच्चा कह रहा है सर एक क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 10 मिनट लगे हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बट प्रेजेंटेशन में 5 मिनट लगेंगे, तो कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन करने में, उम्मीद करता हूं। बट अगर आप घर से बार बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो 10 मिनट के अंदर भी क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर 10 मिनट भी आपने इस क्वेश्चन में दिए तो कोई ज्यादा नहीं है कोई कम नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर है। 6 में से 6 नंबर मिलेंगे अगर ये सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाएं। बच्चा कह रहे हैं सर और आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करते हैं। आओ जी अगला क्वेश्चन देख लो,
अगला क्वेश्चन देखो जी, पॉइंट नंबर बी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, और ये भी क्वेश्चन किसका कमाल के बाद, देखो ये क्वेश्चन हमारा आईटीसी का है, और आप समझ सकते हो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है सर, आईटीसी वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन आईटीसी के हैं, 6 पहले नंबर का वो और 4 नंबर का ये। देखना इस क्वेश्चन में क्या कहा है, वो कहना चाह रहे हैं फन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, सन फार्मा नहीं, फन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, a registered supplier is engaged in the manufacture of taxable goods. The company provide the following information of GST paid on purchase made input service avail by its during the month of September 19. ठीक है, अब अगर रिक्वायरमेंट पढ़ ले, पहले रिक्वायरमेंट क्या है, डिटरमाइन द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद फन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 19 बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन, आपने एक्सप्लेनेशन भी देनी है, मतलब वर्किंग नोट्स आपने बनाने हैं, for the treatment of various items, all the condition necessary for availing ITC have been fulfilled. ठीक है, आओ जी अब एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला वो कहना चाह रहा है परचेज ऑफ कैब, आपने कैब परचेज की है, यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय, अपने आप बोल देना सर 17(5) में इसका आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप कोई मोटर व्हीकल परचेज करोगे तो मोटर व्हीकल चाहे अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए क्यों ना किया हो, उसका आईटीसी ब्लॉक है, इट मींस इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। देखो मैंने क्रॉस मारा हुआ है। अब एक बच्चा सामने बैठा कहता है यार सर को बता तो सही कि मोटर व्हीकल वाले केस में आईटीसी मिल जाता है अगर वो फर्दर सप्लाई वाला केस हो। सर ये फर्दर सप्लाई वाला केस है, आप चेक करो 4 केस था, एक तो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, ड्राइविंग स्कूल वाले, और अगर मेरा काम फर्दर सप्लाई करना है, आप चेक करो इन चारों में कहीं पर भी कवर नहीं है। और आप सब जानते हो एम्प्लॉई जो हैं पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन में कवर नहीं होते, बस ये पर ध्यान देना। तो इस मोटर व्हीकल पर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका मैंने क्रॉस मार दिया। आगे देखो री, इनपुट कंसिस्टिंग ऑफ 3 लोड, इट मींस आपने इनपुट परचेज किया 3 लोड्स के अंदर, आउट ऑफ विच फर्स्ट लोड वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ 1,25,000। इट मींस आपने पहला लोड रिसीव किया, उस पर जीएसटी पे किया 1,25,000, क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक बच्चा कहता सर क्यों नहीं मिलेगा, याद करो सेक्शन नंबर 16, सेक्शन 16 में लिखा था कि अगर मैंने सामान इंस्टॉलमेंट के अंदर लिया तो जब मैं लास्ट लोट रिसीव करूंगा ना, उस लास्ट लोट पर मुझे सारा आईटीसी मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है, कई बच्चों को ना ये ध्यान आ रहा होगा कि जितना जितना लोट मिलेगा उतना उतना आईटीसी मिलेगा। सर लो में ऐसा नहीं लिखा, लो में लिखा है जब लास्ट लोट लोगे सारा आईटीसी आपको तब मिलेगा। तो भैया यहाँ पे अभी आपने फर्स्ट लोट ली है, तो अगर फर्स्ट लोट आपने लिया है तो आपको सारा नहीं मिलेगा, तो इट मींस इसका 125 का कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अगला देखो फिर, कैपिटल गुड्स आपने परचेज किए, आउट ऑफ द 3 आइटम्स इनवॉइस फॉर द 1 आइटम वाज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दैट 25,000। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि कैपिटल गुड्स आपने परचेज किए, 3 आइटम परचेज की, उसमें से एक आइटम का इनवॉइस जो है ना वो इनवॉइस मिसिंग है, और अगर उस आइटम का इनवॉइस मिसिंग है और उसका जीएसटी 25,000 का है, तो क्या ये 25,000 का मुझे आईटीसी मिलेगा? मतलब ही पैदा नहीं होता। सर याद करो सेक्शन 16 में आईटीसी लेने की 4 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, मेरे हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अब अगर जिस आइटम का मेरे हाथ में टैक्स इनवॉइस ही नहीं है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उसका तुझे आईटीसी भी नहीं मिलेगा। तो भैया 2,25,000 रुपए में से 25 माइनस करूंगा तो मुझे आईटीसी तो मिलेगा ना, वो 2,25,000 रुपए का मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना। एक बच्चा सामने बैठा, बच्चा कह रहा है यार इसमें तो अमेंडमेंट आ गई है ना, सर ने कहा था वो रूल नंबर 36 में कि जितने इनवॉइस अपलोड कर दिए उसका पूरा आईटीसी, जितने इनवॉइस अपलोड नहीं किए वो अपलोड वाले का 20% और नोट अपलोड वाले का टोटल विच एवर इज लेस। तो यहां पे वो 20% वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं सर, आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। वो ये बात कहना चाह रहा है एक इनवॉइस उसका मिस हो गया, वो ये नहीं कह रहे सप्लायर ने अपलोड नहीं किया। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, उसने ये कहीं नहीं कहा कि वो इनवॉइस सप्लायर ने अपलोड नहीं किया। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि मेरे हाथ में एक आइटम का इनवॉइस नहीं है, और जिस आइटम का इनवॉइस नहीं है तो उस आइटम का मैं आईटीसी कैसे क्लेम करूं? रीजन बीइंग सेक्शन 16 की कंडीशन ही यही है कि उस आइटम का इनवॉइस मेरे हाथ में होना चाहिए। तो अगर मेरे हाथ में इनवॉइस नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, जितनों का इनवॉइस होगा उतने का मुझे आईटीसी मिलेगा। तो ये अपलोड और नोट अपलोड की बात नहीं चल रही है, बात ध्यान देना, ठीक है। आगे देखो, आउटडोर कैटरिंग की सर्विस आप सब जानते हो, आउटडोर कैटरिंग सेक्शन 17(5) में ब्लॉक की हुई है। तो अगर ये ब्लॉक है इसका भी आईटीसी मिलेगा, यहां पर मैंने क्रॉस मारा है। तो ये आईटीसी मिलेगा कितना? सिर्फ एक आइटम का ही मिलेगा, ठीक है, और वो भी पूरा नहीं मिलेगा, पार्शियल मिलेगा। और इसका मैं आंसर दिखाता हूं, एक बार अपने कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो कितने, और एक बार इसका आंसर चेक करते हैं। ये देखो जी,
परचेज ऑफ कैब, इसका आईटी से मिलेगा नील, आईटी से मिलेगा नहीं। आगे इनपुट 3 लोट में लिया है, आपको सिर्फ पहला लोट मिला नील। आपने कैपिटल गुड्स देखो 2,25,000, 25,000 का आईटीसी क्यों नहीं दिया? रीजन बिंग उसका इनवॉइस मेरे पास नहीं है। और फिर आउटडोर कैटरिंग यहाँ पे नील है। टोटल आईटीसी कितना बन गया? 2,25,000 पे। अब चेक कर लो, देखो 4 वर्किंग नोट्स बनाए आपके सामने, और तब जाके 4 नंबर मिलेंगे। अब जो बच्चा ये सोच दे कि मैं ये टेबल बना के 4 नंबर ले लूंगा, इस टेबल के सिर्फ 2 नंबर हैं, बस ये बात ध्यान देना। और जो बच्चा कहता है ना यार पेपर तो मैं पूरा 100 का करके आता हूं, नंबर मेरे 25-30 क्यों रहते हैं, उसको अब पता लगेगा नंबर 25-30 क्यों रहते हैं। अगर वर्किंग नोट्स नहीं बना के आओगे, टेबल में प्रेजेंटेशन करके नहीं आओगे, अब सेक्शन नंबर लिख के नहीं आओगे, सिर्फ ये लिख के आओगे भैया ये आंसर है, तो नंबर तो भैया 1-2 ही मिलेंगे उसके अंदर। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्रोफेशनल के बाद सीधा सीएस होती है, आपको सुधरने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तभी इंस्टीट्यूट कहता है कि भैया अभी सुधार दूंगा, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो बेटर ये है अगले 6 महीने दोबारा आ जाना। और अगले 6 महीने दोबारा जाने से पहले हमारे लिए सबसे बढ़िया क्या है कि जिस टाइम एग्जाम देना, अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट एग्जाम दे, कि भैया इससे बेस्ट ना तो मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूं, ना मैं नोट्स बनाऊंगा, मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट एग्जाम है, आप उस अटेम्प्ट के अंदर देख लेना, आप ना पास हो गए। तो प्लीज सर बातें छोटी छोटी होती हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड लेवल साइड में रख के, जिससे भी सीखने को मिलती हैं कमियां, वो कमियां सीख कर अपनी कमियों को सही करने को बच्चा सक्सेसफुल बनता है। नहीं तो प्रोफेशनल वाले बच्चे के अंदर कई बार ऐसा होता है, वो कहता है मेरे अंदर कमी, भैया इंस्टीट्यूट के अंदर कमी होगी, वो स्लैशिंग करता होगा, मैं तो बिल्कुल सही करके आता हूं सर, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। और जो आप यही कह रहे हो कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो आप समझ लेना सर, इट मींस आप अपने आप को बेस्ट मान रहे हो, और अगर आप अपने आप को बेस्ट मान रहे हो, आप एग्जाम में मार्क्स नहीं ले पाओगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है, 4 वर्किंग नोट्स है, ये टेबल फॉर्म है, ये हमारी प्रेजेंटेशन आ गई। क्लियर है? बच्चा कह रहा है सर क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ जी, आओ जी, अगला क्वेश्चन देख लो। ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, लो जी 10 नंबर हमारे पक्के हो गए, 10 नंबर हमारे पक्के हो गए। हाई फाई करो, हाई फाई तो कर दो। 3-4 बच्चे तो ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं मेरे से नाराज हैं। नाराज हो मेरे से क्या? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, हाई फाई कर दो। चलो आगे बढ़े। यस सर, आओ जी अगला क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन हमारा है वैल्यूएशन का जी। अगला हमारा वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन का चैप्टर आपको मैंने पहले भी कहा था इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बनेगा। देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। आओ जी देखते हैं। कैंडी ब्लू लिमिटेड मुंबई ए रजिस्टर्ड सप्लायर, इट्स मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाई मेड बाय मंथ ऑफ अक्टूबर 19। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ना मैंने अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर भी दिया हुआ है, बट फिर भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि सारे के सारे बच्चे, मुझे नहीं पता किन बच्चों ने क्वेश्चन बैंक लिया, किन बच्चों ने नहीं लिया, या क्लासेस कहीं से भी लिए हैं, हमें क्वेश्चन यहाँ पे सारे करने हैं। देखना जी वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सप्लाइड इंटर स्टेट है 12,40,000 पे, ये हमारा लिस्ट प्राइस है। आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड इन द प्राइस गिवन इन फर्स्ट अबव, इट मींस इसमें ये वाली आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड है। और इस वर्ड पे मैंने क्लास में इतना टाइम लगाया था, इतना टाइम लगाया था, आप सोच भी नहीं सकते। और जो बच्चे होंगे सामने उनको पता होगा, यहां पे सर उसने लिखा है आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड, उसने ना तो ये लिखा कि इंक्लूडेबल, ना उसने ये लिखा डिडक्टेबल, वो कह रहा है एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब ये है कि जो आइटम ऐड होती हैं वो ऐड कर दी गई हैं, जो माइनस होती हैं वो माइनस कर दी गई हैं। जो नॉर्मली ऐड करनी है, मतलब जो नॉर्मली उस वैल्यू में ऐड होती हैं, हमने ऐड कर दिया, तुम देख लेना कि तुम्हें वो ऐड करनी है नहीं करनी, और जो हमें लगता है माइनस करनी है, हमने माइनस करनी है, अब वो तुम देख लेना कि तुम्हें माइनस करनी थी नहीं करनी थी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऑलरेडी एडजस्टेड का ये मतलब बिल्कुल मत समझना कि एडजस्टेड एट एज पर सेक्शन नंबर 15। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, सेक्शन 15 अपने वैल्यूएशन में किया होगा, सेक्शन 15(1) की वैल्यू निकालते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसमें 15(2) की वैल्यू ऐड करते हैं, 5 आइटम ऐड करते हैं, माइनस करते हैं 15(3) में 2 आइटम, प्री सप्लाई डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है इस वैल्यू पर जीएसटी लगाते हैं। मे बी अगर आपको क्लास का कुछ ध्यान आता हो। अब जो 15(2) में 5 आइटम ऐड होती हैं और 15(3) में डिस्काउंट माइनस होता है, तो ऑलरेडी एडजस्टेड का मतलब ये मत सोचना कि एडजस्टमेंट इन्होंने इसके अकॉर्डिंग की है। ऑलरेडी एडजस्टेड का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें ऐड होती हैं, इन्होंने ऐड कर दी हैं, जो माइनस होती हैं वो माइनस करती हैं। अब तुम देखना कि सेक्शन 15 में उसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है।
हमने अपनी एडजस्टमेंट अपने तरीके से की है, तुम्हें एज पर 15 देखनी है, बस ये बात ध्यान दो। अब एक बात चेक करो क्या कहना चाह रहे हैं जी। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं, देखो जी, लिस्ट प्राइस है 12,40,000 पे, आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड इन द प्राइस गिवन इन वन अबव, ये आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड है। पहला जी, सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ द बिस्किट गवर्नमेंट स्कूल 1,20,000 पे, ये सब्सिडी रिसीव हुई थी। सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन फॉर सप्लाई ऑफ क्वालिटी बिस्किट, ये 30,000 पे की है। अब इन दोनों आइटम को ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया। मैं ये कह रहा हूं आपने सेक्शन 15 पढ़ा ही नहीं। नॉर्मल बात करो मेरे से, एक तो बातें नहीं करनी बीच में यार, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लेता हूं, प्लीज बातें मत करो, प्लीज यहां पे ध्यान दे लो सर, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। और एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आपके हर बार एग्जाम के अंदर बनता है, बच्चा गलती करके आता है। एक बात मैंने सोच के बोला सर, अब यहां पे उसने क्या बोला, सेक्शन 15 एक बार छोड़ दो। अब अगर मैं नॉर्मल सब्सिडी की बात करूंगा, सर अगर आपको किसी से भी सब्सिडी मिलती है, अगर मैं आपको सब्सिडी दूं तो उससे प्राइस आपका बढ़ेगा कम होगा, प्राइस कम होगा। सर एक आइटम फॉर एग्जांपल मेरी 100 रुपए की है, गवर्नमेंट ने मुझे बोला 20 रुपए तो मुझसे ले ले, अब ये आइटम हो गई 80 रुपए की। एक पर्सन ने बोला 20 तो मुझसे ले ले, अब ये आइटम होगी 60 रुपए की। अब अगर ये आइटम 60 रुपए की होगी तो जो ये प्राइस है, इस प्राइस को मैं क्या बोलूंगा, ऑलरेडी एडजस्टेड विद सब्सिडी, ऑलरेडी एडजस्टेड विद सब्सिडी। इट मींस इस प्राइस में सब्सिडी मैंने एडजस्ट कर दी है, एडजस्ट मींस मैंने माइनस कर दी है। अब जो सब्सिडी मैंने माइनस की है, तो क्या वो माइनस होनी बनती है या नहीं बनती, ये मुझे देखना पड़ेगा। जो सब्सिडी मैंने माइनस की है वो माइनस होनी बनती है या नहीं बनती, वो मुझे देखना पड़ेगा ना। अब जब मैं सेक्शन 15 के पास गया तो 15(2) ने बोला भाई आपको ना सारी सब्सिडी ऐड करनी पड़ेगी, बट जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है वो तुम्हें ऐड नहीं करनी। अब मेरी पूरी फैमिली इंटेलिजेंट है, क्लास के अंदर तो मैंने टाइम लगाया था, यहां पर इतना टाइम नहीं लगा पाऊंगा, बट मेरी पूरी फैमिली इंटेलिजेंट, एक बात सोच के बोलना, 15(2) में जो उन्होंने सब्सिडी ऐड करने की बात की है, आप खुद भी समझदार हो, इतना माइंड आपका भी ग्रो हो चुका है, आप खुद समझ सकते हो सब्सिडी ऐड होगी ही तब जब ऑलरेडी पहले माइनस की होगी ना, जब ऑलरेडी पहले माइनस की होगी ना। जब मैंने सब्सिडी प्राइस से माइनस ही नहीं की तो फिर ऐड क्यों कर देंगे, फिर तो डबल इफेक्ट आ जाएगा। सर मेरा ये मार्कर 100 रुपए का है, मेरा ये मार्कर 100 रुपए का है, किसी ने मुझे 20 रुपए दिए, मैं प्राइस अभी भी 100 रुपए दिखा रहा हूं, तो मैं इसमें 20 रुपए एडबैक क्यों करूंगा। अगर ये मार्कर 100 का है, उसने मुझे 20 दिए, प्राइस मैंने दिखाया 80, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये 20 रुपए एडबैक करके जो तेरी वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू पर तो हमें जीएसटी देगा। तो भैया इस वैल्यू में मैं वो सब्सिडी ऐड तभी तो करूंगा जब मैंने माइनस की होगी, अगर मैंने माइनस ही नहीं की तो मैं ऐड क्यों करूंगा। तो बहुत सारे बच्चों को ना पॉइंट क्लास में कई बार दिक्कत करता है, एग्जाम में भी दिक्कत करता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पे बच्चा ने इसको गलत समझ लेता है, इसको ये समझता है कि अच्छा गवर्नमेंट वाली माइनस कर दी होगी, ये वाली ऐड कर दी होगी, तो 15(2) में ऐड ही करते हैं ना, तो मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा ना मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा। बच्चा इसको कुछ करके आता ही नहीं है। उस नालायक को यह नहीं पता ऑलरेडी एडजस्टेड का मतलब यह है कि हमने सब्सिडी माइनस कर दी है। अब हमें नहीं पता कि 15(2) में तुमने क्या पढ़ा। सर एक बात मैं सोच के बोला, 15(2) में जो तुमने पढ़ा वो तो तुम उसके बेस पे करोगे ना, क्योंकि हम कंसल्टेंट तो हम है, सीएस तो हम है। अब जिसके पास सब्सिडी आई होगी उसने तो माइनस कर दी होगी, उसको नहीं पता 15(2) में क्या लिखा है, उसको पता ही नहीं 15(2) में क्या लिखा है। उसने यहां से आई वो माइनस कर दी, दूसरे वाली वो माइनस कर दी। अब गवर्नमेंट ने बोला भैया तूने कर क्या दिया, अगर तेरे को गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है फिर तूने माइनस कर दी, बात समझ में आ रही है। बट जो सब्सिडी तेरे को ट्रेड एसोसिएशन से मिली और ये गवर्नमेंट तो है नहीं, तो अगर ये तेरे को सब्सिडी गवर्नमेंट से नहीं मिली और तूने माइनस कर दी है तो भैया एज पर 15(2) तो ये तुझे एड बैक करनी पड़ेगी। तो ये 30,000 रुपए इसके अंदर मैं एड बैक करके दिखाऊंगा। तो देखो मैंने यहां पे 30,000 रुपए ऐड किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है सर यहां पे 30,000 रुपए ऐड होंगे, इसका मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। रीजन बीइंग ये माइनस कर दी है और हमें भी माइनस करके दिखानी है, इसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये माइनस कर दी, इससे हमें दर्द हुआ, ये माइनस करके दिखानी नहीं थी, तो इसलिए हम इसको ऐड बैक करेंगे। 15(2) यहां पे एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब इससे ज्यादा मैं यहाँ पे अब डिटेल में और नहीं जा पाऊंगा, बट ये आपने बातें क्लास के अंदर पढ़ी होंगी, एक बार जाके रिवीजन कर लेना, ये बात आपने वहां पर पढ़ी होगी। उसके बाद देखो जी, अब कह रहे हैं आइटम नोट एडजस्टेड, ये आइटम एडजस्ट नहीं की हुई ऊपर वाले प्राइस में, देखते हैं कौन कौन सी। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल अथॉरिटी टैक्स लेवी किए, वो एडजस्ट नहीं किए। एडजस्ट नहीं किए का मतलब उसमें ऐड नहीं किए होंगे, तो क्या ये हमें ऐड करने नहीं करने, यस ऐड करने। ऐसा कोई भी टैक्स जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ,
ऐसा कोई भी टैक्स जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ हमें सारे एडबैक करने पड़ते हैं। म्युनिसिपल टैक्स जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ हमें एडबैक करना पड़ेगा। पैकिंग चार्जेस, इंसिडेंटल खर्चे, ये भी एडबैक करने होते हैं, ये भी एडबैक करेंगे। तो भैया 30,000 ये एडबैक करेंगे, 24,000 ये एडबैक करेंगे, 12,000 पे एडबैक करेंगे। अब एक बार चेक करना, इनको जब मैं ऐड करता हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 12,40,000 प्लस में 30,000 प्लस में 24,000 और प्लस में 12,000, ये मेरी वैल्यू आ रही है जी, ये आ रही है 13,06,000, ये मेरी वैल्यू आ रही है, ये मेरी वैल्यू आ रही है। अब मेन मुद्दा यहां पे निकल क्या रहा है, लेट फीस पेड बाय रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई फॉर डिले पेमेंट ऑफ इनवॉइस, ये 5,000 पे। अब याद करो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल हमने पहले भी किया था और आपको मैंने उस टाइम भी कहा था लेट फीस नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी इनवॉइस में ऐड नहीं होती पहले, क्योंकि लेट फीस तो बाद में आएगी, इनवॉइस पहले कर चुका होगा, तो इसके लिए क्या इशू करेंगे, इसके लिए हम डेबिट नोट इशू करेंगे। और इस 5,000 को हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5,000 और इसमें डिवाइड बाय जीएसटी और मल्टीप्लाई तो वो उसके वैल्यू अलग करनी पड़ेगी। याद करें क्वेश्चन हमने पहले किया था, इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हमने किया था और इसी आधे घंटे के सेशन में हमने किया था, मुझे नहीं पता कितने बच्चे डेली आते हैं। तो उसके अंदर मैंने कहा था इंक्लूसिव एजम्पशन ले रहे हैं, अगर आप एक्सक्लूसिव मानोगे तो उसके ऊपर जीएसटी अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चा ये बात करता सर यहां पे तो हमें जीएसटी का रेट दिया ही नहीं है, और अगर हमें जीएसटी का रेट नहीं दिया तो हम क्या एज्यूम करें कि इसमें जीएसटी कितना इंक्लूड है। अब वही बात एजम्पशन की आ गई, क्योंकि हमारे एग्जाम सब्जेक्टिव है, एजम्पशन ले सकते हैं। अब कितना जीएसटी आप एज्यूम करोगे ये भी मानना पड़ेगा, या आप ये भी मान सकते हो कि इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूसिव है, तो मैं पूरे पूरे 5,000 पे इसको ऐड करूंगा। अब बच्चा कहता सर हमें एग्जाम में मतलब वैल्यू 13,06,000 पे दिखानी है और 5,000 रुपए का डेबिट नोट दिखाना है, ये करना है, या वैल्यू हमें 13,11 ही दिखानी है, क्योंकि आपने कहा था भाई इंस्टीट्यूट कई सारे ऑल्टरनेट देता है, उसको हम कोई भी यूज कर सकते हैं। और याद करो मैंने उस टाइम भी कहा था कि आप इसको अलग भी दिखा सकते हो और इसमें ऐड करके भी दिखा सकते हो। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपकी लेट फीस स्टार्टिंग में ही ऐड की होगी। और आपको दिखाऊं, ये देखो इन सीए इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये देखो आपको दिखाता हूं, ये 1240 देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सब्सिडी, ये इन्होंने क्या किया है, यहां पे नील ऐड क्यों नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने माइनस कर रखी है। ठीक है जी, उसके बाद देखो यहां पे 30,000 पे ऐड कर दिया, 24,000 ऐड कर दिया, 12,000 ऐड कर दिया, ये 5,000 देखो इन्होंने यहीं पर ऐड कर दिया। इन्होंने बोला ये इंक्लूडेबल है, ये इंक्लूड होता है। ठीक है, और देखो क्या लिखा है, नोट इन द अबव सॉल्यूशन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड लेट फीस डिले पेमेंट ऑफ इनवॉइस हैव बीन एज्यूम एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं ये एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव नहीं है। तो अगर आप इंक्लूसिव मानोगे ना तो आपको वैल्यू अलग से निकाल के आनी पड़ेगी, उसके लिए फिर एक दिक्कत क्या आएगी, आपको जीएसटी का रेट भी एज्यूम करना पड़ेगा। अब अगर क्वेश्चन में जीएसटी का रेट दिया होता फिर तो आसानी बन जाती, अगर क्वेश्चन में रेट नहीं दिया तो आप भी सेम पैटर्न यूज करके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आंसर इंस्टीट्यूट का ही है और यही सेम आंसर आपका सीएस इंस्टीट्यूट भी देता है, वो भी सेम कहता है कि भैया आप इसमें ऐड कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब तुम सीएस बन जाओगे उस टाइम देख लेना, एग्जाम पर्पस के लिए तुम इसको डायरेक्टली ऐड करके आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये भी लिख के आओगे कि वैल्यू 13,06,000 रुपए की है और 5,000 का डेबिट नोट इशू करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको इंक्लूसिव मान के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एजम्पशन लिख के आ जाना साथ में कि तुमने क्या एज्यूम की है। और आप सब जानते हो सर ये प्रॉब्लम आएगी ही तब जब क्वेश्चन में ना ये इंटरेस्ट या लेट फीस की बात होगी। अगर क्वेश्चन में ये चीज नहीं दी होगी तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, फिर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का था। लोरी हमारे 15 नंबर पक्के हो गए। आज के सेशन में हमने 15 नंबर कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं इन तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट आपको होगा नहीं। ठीक है जी, और मेरे ख्याल से स्पीड मेरी फास्ट नहीं है, स्पीड ज्यादा स्लो भी नहीं है, नॉर्मल स्पीड है, इससे मैं स्लो कर नहीं पाऊंगा। रीजन बिंग क्योंकि सर मैं ये मान रहा हूं कि आपने पहले जीएसटी पढ़ा हुआ है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी एग्जाम में आसानी होगी। और अगर हम एक एक क्वेश्चन में अटक जाएंगे ना, पहले पूरा प्रोविजन समझाऊंगा फिर क्वेश्चन करूंगा, तो सर पूरे सेशन में एक ही क्वेश्चन होगा, फायदा उसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आने से पहले ना बस रिवीजन करके आ जाया करो, चाहे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ना करो, क्योंकि मुझे अब डेली नए क्वेश्चन लेके आने हैं, तो ना आपको पता नहीं होगा कि मैं कल कौन से क्वेश्चन लेके आऊंगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट मेरी मान लेना कि डेली रिवीजन करके आ जाना, बस मतलब डेली जीएसटी की रिवीजन आपकी चल रही हो ताकि आपको याद आ जाए कि आपने क्लास में क्या किया था। ठीक है जी, आओ जी अगले पर आओ। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई का है।
कहना चाह रहे हैं मंश एंड वंश, ओके, मंश एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश। अब आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, फॉरवर्ड चार्ज है। पहली बात कर रहा है गुड्स की। अब अगर मैं गुड्स की बात करूंगा सर, याद करो फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में, गुड्स वाले केस में सेक्शन 12(2) एप्लीकेबल होता है, अगर आपको ध्यान आ जाए। सर सेक्शन 12 गुड्स वाले केस में, 13 सर्विस वाले केस में, 14 जब जीएसटी का रेट चेंज होता है उस केस में 14 लगता है। और मैंने कहा था 12(1) 13(1) किसी काम के नहीं है। 12(2) 13(2) फॉरवर्ड चार्ज, 12(3) 13(3) रिवर्स चार्ज, 12(4) 13(4) वाउचर, 12(5) 13(5) रेजिडुअरी केस, 12(6) 13(6) जो एडिशनल कंसीडरेशन इंटरेस्ट पेनल्टी मिलता है उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई वो 6 क्लोज के अंदर आता है। तो इसने फॉरवर्ड चार्ज की बात की है, इस केस में 12(2) लगेगा। और आप सब जानते हो गुड्स वाले केस में जो लेटेस्ट लॉ है, जो रिवाइज लॉ है, उसमें पेमेंट हम चेक ही नहीं करते। आपको मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग के अंदर पेमेंट आई थी, फिर पेमेंट खत्म हो चुकी है, तो एज पर लेटेस्ट लॉ पेमेंट हमारे किसी काम की नहीं है। इसको मैं यहां से काट रहा हूं। अब ये क्वेश्चन पुराना है, जिस टाइम जीएसटी बना था उस टाइम पेमेंट की बात होती थी। अब ये रिवाइज लॉ में अगर क्वेश्चन बनेगा तो पेमेंट अगर दी भी होगी तो भी हमारे पेमेंट किसी काम की नहीं है। ये टाइम ऑफ सप्लाई आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलता है, जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी, विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होती है, वो डिपेंड करता है कि सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व करता है या नहीं करता। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा तो उस केस में रिमूवल बनेगी, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करेगा तो लास्ट डेट क्या बनेगी, डिलीवरी बनेगी। अब इसने यहां पे ना मुझे बताया नहीं है कि मूवमेंट इन्वॉल्व करता है या नहीं करता, तो अगर मुझे कुछ भी नहीं बताया तो आओ एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है गुड्स वर सप्लाइड ऑन 3 अक्टूबर और इनवॉइस इशू किया 5 अक्टूबर को। अब गुड्स सप्लाई आपने कर दिए थे 3 अक्टूबर को और इनवॉइस इशू किया 5 को, तो इनमें से अर्लियर क्या बन रहा है, 3 अक्टूबर बन रहा है ना, तो ये मेरा पीओटी आ जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, 4 नंबर का क्वेश्चन है सर। और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाए और अगर आप फिर भी आप पेपर मुश्किल बोल रहे हो ना सर, आसान पेपर तो नहीं बनेंगे, बस ये बात ध्यान, इससे आसान तो नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो इसमें उसने बताया नहीं है कि मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहा, बट उसके हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि उसने डेट ही हमें 2 दी है और इनमें से जो भी अर्लियर होगा वही हमारा पीओटी होगा। और मैंने कहा भी था गुड्स वाले केस में वो सर्विस वाला चेक मत कर लेना, 30 दिन में इनवॉइस इशू हुआ नहीं हुआ, 30 दिन 45 दिन, वो सर्विस वाले केस में, गुड्स वाले केस में नहीं है। तो इसका पहले प्रोविजन लिख के आओगे, प्रोविजन के बाद इसका आंसर लिख के आओगे, दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। आओ जी अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है और किसका है, एग्जम्पशन का है। अब जो बच्चे एग्जम्पशन से घबरा रहे हैं, कई बच्चे मैं देख रहा हूं डेली कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लीज एग्जम्पशन लिस्ट डाल दो, एग्जम्पशन लिस्ट डाल दो, एग्जम्पशन लिस्ट डाल दो। सर कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जम्पशन आपकी 120 के अप्रोक्सीमेट है, वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। मैं आपको समझा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट याद हमें खुद करनी पड़ेंगी। तो मैं कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, बट मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा सर। आप मेरी सिचुएशन भी समझो, पूरा पूरा दिन आप मानोगे नहीं, मैं यहां बैठ के झूठ नहीं बोलूंगा, पूरा पूरा दिन आपकी सेवा में लगा रहता हूं। आपको लगता होगा विवेक सर पूरा दिन कैसे, शाम को तो डालते हैं। सर मैंने पहले ही बोला ये 1 घंटे का सेशन नहीं है, आने से पहले 2 घंटे मुझे पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात क्वेश्चन बैंक में काम कर रहा हूं। तीसरी बात एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं, उनके लिए भी एफर्ट्स करने होते हैं, पूरा दिन उनके लिए भी लगा रहता हूं। तो बहुत सारे काम होते हैं और सारे के सारा टाइम आपके ऊपर जा रहा है। तो जहां मुझे टाइम मिलेगा, बट मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा, कोशिश करूंगा डाल दूं। और नहीं तो इतना तो बता दूंगा भैया ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इनको अच्छे से कर लेना, इसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा। और बिलीव मी जो इंपॉर्टेंट एंट्री बताऊंगा ना, आप एग्जाम में देख लेना, ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहीं से बनेगा, ठीक है जी। आओ एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्जामिन वेदर जीएसटी इज एग्जाम्ड ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ सर्विस। तेजा एंड कंपनी एक टूर ऑपरेटर है, प्रोवाइड सर्विस टू ए फॉरेन टूरिस्ट को एक सर्विस दे रहे हैं फॉर टूर कंडक्टेड टू जम्मू कश्मीर एंड रिसीव ए सम ऑफ 3 लाख रुपए। याद करो एंट्री नंबर 87, बिल्कुल लास्ट एंट्री आपने पढ़ी होगी जी। उसके अंदर क्या लिखा था कि अगर टूर ऑपरेटर की सर्विस दे रहे हैं बट वो टूर अगर आउटसाइड इंडिया है तब जीएसटी एग्जम्प्ट है। और ये बात मैंने वो क्लास में बताई भी थी, जो मेरा भी लेटेस्ट बैच खत्म हुआ है उसके अंदर एंट्री हमने की भी थी। और मैंने कहा भी था कि अगर टूर इंडिया से बाहर होगा तो जीएसटी एग्जम्प्ट होगा, इंडिया में अगर टूर ऑपरेटर टूर करेगा तो उसके अंदर जीएसटी लगेगा। तो उसने बोला क्या इस केस में जीएसटी एग्जम्प्ट है, नहीं इस केस में जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं है, जीएसटी लगेगा। बच्चा कह रहा है सर ये हमारे मॉड्यूल में एग्जम्पशन लिस्ट दी हुई है। यस आपका ये मॉड्यूल है, देखो आईसीएसआई का, आईसीएसआई का ये मॉड्यूल है। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर मेरे ख्याल से 60, पेज नंबर 60 से स्टार्ट होती है, ये बात ध्यान देना, पेज नंबर 60 से स्टार्ट होती है। अब मैं आपको दिखाता हूं एंट्री नंबर 87 जिसमें से क्वेश्चन बना है, ये देखो जी
एंट्री नंबर 87 पढ़ लो जी, दिख रहा होगा अगर आपको यहां पे। सर्विस प्रोवाइडेड पढ़ना, सर्विस प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर टू ए टूरिस्ट, वही सेम क्वेश्चन आ गया। इन रिलेशन टू ए टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया अगर होगा तो वो एग्जम्प्ट होगा, फिर एग्जम्प्ट होगा। अगर इंडिया से बाहर टूर होगा ना फिर एग्जम्प्ट होगा। और वो टूर क्या इंडिया से बाहर है? सर क्या JNK इंडिया से बाहर है या इंडिया में है? इंडिया में है, तो ये एग्जम्पशन में कवर नहीं होता, तो इट मींस ये टैक्सेबल है। आगे देखो जी, मिस पूर्वा एक्ट एज टीम मैनेजर फॉर इंडियन स्पोर्ट्स लीग ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, उसका वो टीम मैनेजर की सर्विस दे रही है फॉर ए टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी एंड रिसीव ए रेम्युनरेशन 2 लाख रुपए। याद करो एंट्री नंबर 68 आपने की होगी कि अगर मैं एज ए टीम मैनेजर, प्लेयर, रेफरी, कोच अगर किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहा हूं उस इवेंट के लिए, उस स्पोर्ट्स के लिए जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने ही ऑर्गेनाइज की है, प्लीज ध्यान सुना, मैंने सर्विस दी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, उस स्पोर्ट्स के लिए जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने ही ऑर्गेनाइज किया, फिर वो सर्विस एग्जम्प्ट है। अब यहां मैं सर्विस तो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहा हूं, बट जो यहां पे टूर्नामेंट किया जा रहा है वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी के द्वारा नहीं किया जा रहा। और अगर ये टूर्नामेंट रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी के द्वारा नहीं किया जा रहा तो ये सर्विस मेरी एग्जम्पशन के दायरे में कवर नहीं है। एंट्री नंबर 68 आपको पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आपको दिखाता हूं, इधर देखो ध्यान से, एंट्री नंबर 68, ये देखो रही, ये एंट्री नंबर 68 है, बिल्कुल ध्यान से देखना। सर्विस प्रोवाइडेड टू ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, किसको सर्विस दे रहे हैं? टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, कौन दे रहा है? एन इंडिविजुअल, कैसे? प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर। टीम मैनेजर आ गया, क्वेश्चन टीम मैनेजर का है। फॉर पार्टिसिपेशन इन ए सपोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। इट मींस मैं जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं वो इवेंट भी जो है ना, इट मींस वो इवेंट जो है वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इवेंट का, ये बस ये बात ध्यान देना। तो सर इस क्वेश्चन में आप चेक कर लो, उसने बोला ये मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी है कोई, उसका आप टूर्नामेंट है, तो भैया सिंपल सी बात है मेरी सर्विस एग्जम्पशन के दायरे में कवर नहीं होगी। तो ये दोनों सर्विस एग्जम्पशन नहीं है, ये सर्विस क्या है? टैक्सेबल। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जम्पशन के बनेंगे। और बताओ मुश्किल है? सिर्फ अगर आपको ध्यान आ गया, माइंड में ध्यान आ गया कि हमने एंट्री में क्या पढ़ा था, आपको याद आ जाएगा। बाकी मैं कोशिश पूरी करूंगा, आपको मैं दिखाता हूं, देखो इसका आंसर देख लो जी, ये देखो क्या लिखा हुआ है कि ये सर्विस जो है, सर्विस नोट एंड एग्जम्प्ट, ये सर्विस एग्जम्प्ट नहीं है क्योंकि वहां पे कवर नहीं है। और देखो ये भी क्या है? नोट एंड एग्जम्प्ट, ये भी जीएसटी में एग्जम्प्ट नहीं है। पहले उन्होंने वही एंट्री पूरी लिख दी और फिर यहां पे लिख दिया कि वो एग्जम्पशन में कवर नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जाओ। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है, देखो जी क्या है। साइन ट्रेडिंग कंपनी एंड एलिजिबल रजिस्टर्ड डीलर इन गुड्स मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश has reported aggregate turnover 78 lakh in the preceding financial year। तो कहना चाह रहे हैं डिटरमाइन वेदर साइड ट्रेडिंग कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिट स्कीम 31 अक्टूबर 17। अब यहां पे 19 हो जाएगा, तो क्या वो स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। जब ये क्वेश्चन मई 18 के अंदर उनके एग्जाम के अंदर बना था ना, उस टाइम लिमिट थी 1 करोड़ रुपए की। आप जानते हो पुरानी लिमिट 1 करोड़ रुपए की थी, अब लिमिट कितने की है? 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट है। तो अगर 78 लाख टर्नओवर है तो क्या अब वो स्कीम ले पाएगा, नहीं ले पाएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल ले पाएगा जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Will your answer be different? क्या आपका आंसर अलग होगा? If in the above scenario, Sai trading companies making intra-state supply within the state of जम्मू कश्मीर, क्या जम्मू कश्मीर में लिमिट अलग है? सर क्या कॉम्पोजिट स्कीम में जम्मू कश्मीर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर होता है? नहीं, आपको मैंने पहले भी कहा था कॉम्पोजिट स्कीम में स्पेशल कैटेगरी स्टेट में JNK कवर नहीं होता। टोटल 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, वहां पे लिमिट 75 लाख की है और बाकी सब में 1.5 करोड़ की है। तो JNK में 1.5 करोड़ की लिमिट है, तो कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी लिमिट सेम है, तो यहां पर भी एक स्कीम ले पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका दोनों में आंसर आएगा यस, यहां भी एलिजिबल है, यहां भी एलिजिबल है, ये बात ध्यान दो। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला 4 नंबर का है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट क्या है? इन द फॉलोइंग इंस्टेंस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मधु लिमिटेड एंगेज इन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन द स्टेट ऑफ पंजाब एक्सीड 20 लाख ऑन द 25 अगस्त 17। अब यहां पे 19 कर लेते हैं। इट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन 19 सितंबर 19 एंड ग्रांट सर्टिफिकेट 29 सितंबर 19। आपको बताना है इफेक्टिव डेट क्या है। याद करो चैप्टर रजिस्ट्रेशन का, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल हो जाता है
तो जब वो लायबल हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन डाल देता है। उसके 30 दिन में अगर वो एप्लीकेशन डाल देगा ना, तो जब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो इफेक्टिव जो बनेगा ना, वो लायबल से बनेगा, सर्टिफिकेट से नहीं बनेगा। और अगर 30 दिन में एप्लीकेशन नहीं डालता तो इफेक्टिव कब से माना जाएगा? फिर वो सर्टिफिकेट से माना जाएगा। और अब सोच के बोलना, मुझे सोच के बोलना, यहां पे उसकी टर्नओवर क्रॉस हुई है 25 अगस्त को, उसने अप्लाई कर दिया 19 सितंबर। क्या ये एप्लीकेशन 30 दिन में है या नहीं है? यस, 30 दिन के अंदर है। और अगर एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर है, सर्टिफिकेट 29 को मिला, तो इफेक्टिव मैं 29 से नहीं माना जाऊंगा, इफेक्टिव माना जाऊंगा 25 अगस्त से। तो इफेक्टिव डेट मेरी पहले के अंदर बनेगी 25 अगस्त बनेगी। आगे देखो रही, व्हाट विल बी योर आंसर इफ इन द अबव सिनेरियो मधु लिमिटेड सबमिट द एप्लीकेशन 27 सितंबर। अब सर लाइबल हुआ 25 अगस्त को, एप्लीकेशन 27 सितंबर को, 30 दिन के बाद डाली है। अब अगर 30 दिन के बाद डाली है, सर्टिफिकेट मिला 5 को, तो इफेक्टिव कब से बनूंगा? लाइबल से नहीं। जब एप्लीकेशन डाली तब से नहीं, जब मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा ना फिर तब से बनूंगा। तो सर्टिफिकेट मिला 5 अक्टूबर को, तो मैं यहां से बनूंगा जी। फिर सर अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ये बात ध्यान में आ रही है नहीं आ रही, या कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। बट अगर मैं भी आपको पता लग रहा हो, ये सारी बातें रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में इवन मैंने पहले भी कई बार क्लास में डिस्कस की थी, और रिवीजन क्लास के अंदर भी डिस्कस की थी कि अगर 30 दिन में डालोगे तो लाइबल से मानेंगे, 30 दिन के बाद एप्लीकेशन डाली है तो अब वो सर्टिफिकेट मिलेगा फिर उस दिन से मानेंगे। तो इसमें डेट बनेगी 25 अगस्त से इफेक्टिव, इसमें बनेगी 5 अक्टूबर से इफेक्टिव। बच्चा कह रहे हमें आंसर दिखाओ, हमें नहीं विश्वास हो रहा आपकी बातों पे। ओह माय गॉड, इधर देख लो जी, देखो यहां पे क्या लिखा है, इसमें देखो इफेक्टिव डेट क्या लिखी है 25 अगस्त वही लिखी है, और इसमें देखो क्या लिखा है इफेक्टिव डेट क्या लिखी है 5 अक्टूबर। ये आपके आंसर है सर। ये देखो इस तरह से क्वेश्चन, ये तीन ये बन रहे क्वेश्चन, बताओ इसके अंदर क्या है। ठीक है जी, आगे देखो फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, एक और आ गया जी। डिटरमाइन विद रीजन, रीजन के साथ बताना आपको, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, क्या ये स्टेटमेंट सच्ची है या झूठी है। ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू ए सेपरेट इनवॉइस फॉर सप्लाइंग बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। इट मींस क्या उसको सेपरेट इनवॉइस इशू करना पड़ेगा अगर वो टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों सप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को? नहीं। याद करो एक रूल मैंने आपको बताया था जिसके अंदर मैंने कहा था इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इट मींस आप एग्जम्प्टेड सप्लाई भी दे रहे हो और आप टैक्सेबल सप्लाई भी दे रहे हो, अनरजिस्टर्ड अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो फिर तो सेपरेट है। सर अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन होता फिर सेपरेट होता, क्यों? क्योंकि उसको आईटीसी क्लेम करना है, और अगर उसको आईटीसी क्लेम करना है वो टैक्स इनवॉइस अलग मांगेगा और बिल ऑफ सप्लाई अलग मांगेगा। बट अगर वो अनरजिस्टर्ड है उस केस में उसको आईटीसी मिलना ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा था उस केस में तुम इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, एक फॉर्म नंबर होता है, एक इनवॉइस होता है, उसको तुम इश्यू कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला क्या इस केस में अलग इश्यू करना पड़ेगा? ट्रू है फॉल्स है? इसका आंसर आएगा फॉल्स। और रीजन हम आगे बताना पड़ेगा। ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन इशू ए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द सप्लाई मेड ड्यूरिंग दैट मंथ। ये ट्रू है बिल्कुल, याद करो सर। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कब इशू करते हैं? आपको मैंने कहा था अगर वैल्यू 200 रुपए से कम की होती है उस केस में इनवॉइस काटना इतना जरूरी नहीं होता, उस केस में इनवॉइस काटना इतना जरूरी नहीं होता अगर रिसीवर जो हो अनरजिस्टर्ड हो और वापस इनवॉइस की डिमांड ना कर रहा हो। बट मैंने कहा था कि आपको कंसोलिडेटेड इनवॉइस काटना पड़ता है। तो वहीं देखो उस सेक्शन में एक पॉइंट और भी लिखा था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस काटना ही पड़ेगा, उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं काटेंगे। बैंकिंग कंपनी को नॉर्मली ऑप्शन मिलता है बट इस केस में कोई भी ऑप्शन नहीं था, उनको ये इनवॉइस काटना पड़ेगा। तो क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है जी। इधर देखो ध्यान से एक बार आंसर, ये देखो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। बच्चा कह रहे हैं क्या हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं? सर ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। बच्चा कह रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए तो सीएस के नहीं है, सीए के हैं। सर सीए के हो या सीएस के हो आप सब जानते हो, सीए का तो मेनली लोग बोलते हैं जीएसटी कोर एरिया है, तो वहां पे तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उम्मीद करता हूं सेम लेवल के क्वेश्चन आपसे ही बनेंगे। और मैं कह रहा हूं बने ना बने सर, हमें इतनी प्रैक्टिस कर जानी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, इतनी प्रैक्टिस कर जानी है कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठाए वो क्वेश्चन हमें आता हो। बस मेरा एम तो ये है, यही सोच के डेली आ जाता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूं कि आप मुझे याद करो जब आप एग्जाम दे के आओ। मेरा एम तो ये है बस। अब बाकी नहीं पता आप मुझे याद करोगे नहीं करोगे वो नहीं पता। आगे देखो री, लिस्ट एनी 6 स्टेट लेवीज विच आर सबस्यूम इन जीएसटी। ऐसे 6 स्टेट के, सेंट्रल के नहीं, 6 स्टेट के टैक्स बताओ जो जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं।
ये देखो यहाँ पे इसकी लिस्ट है, याद कर लेना। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मेरे को करवाना नहीं चाहिए, बट फिर भी आपको बता रहा हूं। ये सारे के सारे टैक्स हैं जो जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं, इसको एक बार आप यहां से देख सकते हो। आप इसमें से कोई भी 6 लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आओ जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब बस अभी लास्ट है, बस एक क्वेश्चन ये 5 नंबर का बचा है। 5, 5, 10 और 5, 15। लो, ये 15 नंबर के 3 क्वेश्चन बचे हैं और ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रोविजन बेस है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं यार। कम से कम ये ना हो ना कि हमने देखने क्या पता ये सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाए, कम से कम पता तो हो कि सीए वालों के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बने थे। एक बार देख लो फटाफट से। टाइम वैसे हमारा हो चुका है, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट और बैठ जाऊंगा आपके लिए, बस एक बार देख लो। डिस्कस द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी। When interest shall be payable by registered person, what is the maximum rate of interest chargeable for the same? जब हमें इंटरेस्ट देना होता है तो इंटरेस्ट का मैक्सिमम रेट क्या होता है? याद करो, अगर मैंने पेमेंट में डिले किया तो 18% पर एनम, और अगर मैंने आईटीसी में कोई डिफॉल्ट किया, आप सब जानते हो 24% पर एनम। ये दो इंटरेस्ट होते हैं ना, ये उसी की बात कर रहा है कि जब इंटरेस्ट लेने की बात नहीं कर रहा, वो रिफंड की बात नहीं कर रहा। रिफंड वाले केस में आप सब जानते हो 6% है और 9% है, बट पेमेंट वाले केस में 18% और 24% है। तो वो पेमेंट की बात कर रहा है, तो 18 और 24%। सेक्शन 50 याद करो, पेमेंट वाले चैप्टर में आपने किया होगा, ये उसकी बात कर रहा है। और इसका आंसर ये आपके सामने है, ये देख लो जी, ये लिखा हुआ है ना 18% और ये 24%। देखो ये वही बातें लिखी है, ठीक है। आगे देखो ये अगला, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? लिस्ट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर याद करो, सेक्शन 26। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा? एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आएगा, एग्जम्प्टेड भी, टैक्सेबल भी, इंटरस्टेट सेम पेन के अंदर होती है, एक्सपोर्ट भी आएगा, बट क्या नहीं आएगा? टैक्सीज और कंपनसेशन सेस, ये नहीं आएंगे। और अगर इनवर्ड सप्लाई मेरी आरसीएम में कवर है तो भी नहीं आएगा। ये बात हमने क्लास में की थी कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा। एक बार जाके सेक्शन 26 पढ़ लेना, उसको पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा। ये देखो जी, यहां पे दिखाऊं, ये देखो एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, और क्या नहीं आएगा? यहां पे देखो वही इनवर्ट सप्लाई जो आरसीएम में कवर है वो नहीं आएगा, टैक्सीज नहीं आएंगे और सेस नहीं आएंगे। सेम बातें सर जो आपने क्लास के अंदर पढ़ी हैं, ये वही बातें यहां पे लिखी हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज द रिक्वायर्ड टू फर्निश फाइनल रिटर्न? एनुअल रिटर्न नहीं कह रहे, वो गलती से भी एनुअल मत पढ़ लेना, एनुअल जीएसटीआर 9 है, फाइनल कह रहे हैं। फाइनल मींस जब बिजनेस बंद करना होता है, कैंसिलेशन, सरेंडर के टाइम पर, याद करो जीएसटीआर 10 जाती है। और जीएसटीआर 10 कब जाती है? 3 महीने के अंदर। डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, उनमें से जो भी अर्लियर होगा उसके 3 महीने के अंदर, अगर आपको ध्यान आता हो। देखो वही बात यहां लिखी है, कैंसिलेशन ऑर्डर, सॉरी अर्लियर मैंने बोल दिया था, विच एवर इज लेटर, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपके जीएसटीआर 10 जो है ये रिटर्न जाती है। ये बात ध्यान देना। तो फाइनली पूरा पेपर हमने कंप्लीट कर लिया सर मई 18 का। अब अगर आपको ये पेपर चाहिए, अगर आपको पेपर चाहिए तो मैं ऐसा करूंगा, ये वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। आज तो नहीं, आज एकदम मत बोल देना कमेंट बॉक्स में पेपर आया नहीं है, कल तक अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अब तो स्टाफ चला जाता है सर, क्योंकि स्टाफ की भी टाइम लिमिट होती है, 6 बजे वो भाग जाता है। बट कल मैं अपलोड कर दूंगा ये पेपर, ताकि आपको लग जाए कि हाँ भाई ये पेपर, और इसके आंसर भी फिर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जाके वहां से भी आप ले सकते हो। आप उनकी अगर वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहां से भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने वहीं से उठाए हैं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आईसीएआई, हमने वहीं से क्वेश्चन उठाए और वहीं से किए हैं, ठीक है जी। और इसलिए करवा रहा हूं कि ताकि आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। जब एग्जाम के क्वेश्चन हम करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का आता है कि हाँ भाई एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के हैं सर, ये पेपर ही है, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन जो हम अगला पेपर जो हम करेंगे वो नवंबर 18 में जो बना था वो हम करेंगे परसों। देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल। देखो कि ये भी प्रैक्टिकल आ गया सर, टेंशन मत लो, ये भी प्रैक्टिकल आ गया जबरदस्त तरीके से ना। मतलब आपको ना जैसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं रजवा दूंगा, रजा देने का मतलब क्या होता है कि भैया इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, काम तो मैं बहुत करके जाऊंगा आपके लिए। ध्यान रखना सर, आप मुझे याद करोगे कि हाँ भाई एक टीचर था, पागलों की तरह काम करता था, बट बच्चे भी तो पागल होने चाहिए ना। मैं कहता हूं पागल बन जाओ, अपने पैशन के लिए पागल बन जाओ, और इस बार मुझे निकाल के दिखाओ इस बार एग्जाम, तब मुझे लगेगा, ठीक है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। सुबह मैंने वीडियो बना के डाली थी कि इतना हमने डोनेशन किया, ठीक है। पूरी की पूरी फैमिली तरफ से, मैंने नहीं किया, पूरी फैमिली ने मिलकर डोनेशन किया इतना। थैंक यू सो मच, इतना प्यार आपने दिया सर। उम्मीद करते हैं कि रोहन जल्दी सही होके आएगा, और अगर कोई भी दोस्त और मिलते हैं या कोई फैमिली मेंबर हैं उनको भी अगर डोनेशन देनी है तो प्लीज मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसको आगे शेयर करते रहो, क्योंकि अभी पैसे और भी हमें चाहिए काफी सारे उन लोगों को।
बाकी देखते हैं, भगवान अच्छा ही करेगा। एंड थैंक यू सो मच, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद और जय हिंद। गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।